नमस्ते साथियों। आज जिस विषय को मैं उठाने जा रहा हूँ वह है ब्रिटिश कालीन भारत से पूर्व की आर्थिक स्थिति। यानी कि अंग्रेज जब भारत में आए उससे पूर्व भारत की आर्थिक स्थिति क्या थी। ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। विशेष रूप से इतिहास के विद्यार्थियों के अलावा आम व्यक्तियों को ये जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि जो समृद्धि भारत में थी वही अंग्रेज़ों का भारत में आगमन का मुख्य आकर्षण था। पूरे विश्व में भारत जिस तरह से अपनी समृद्धशाली व्यवस्था के कारण प्रसिद्ध था, उसके कारण विदेश की हर शक्ति की यह नियत थी कि वह भारतीयों से व्यापार करे। और इसी सोच से अंग्रेज के साथ साथ अनेक यूरोपीय कंपनियां भारत में आईं और उन्होंने भारत से व्यापार करने का निर्णय लिया। 18वीं शताब्दी, क्योंकि भारतीय दृष्टिकोण से जब अंग्रेज़ों ने 1764 में भारत में अपनी राजनीतिक चौसर बिछाई तो उस समय संपूर्ण भारत में मुग़लों का साम्राज्य था। लेकिन अब जो मुग़ल साम्राज्य जो पूरे उपमहाद्वीप में शासन करता था उसके टुकड़े टुकड़े हो गए थे, विशेष रूप से औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात। यानी कि 1707 से लेकर 1764 के मध्य सत्ता को लेकर जो संघर्ष हुआ उसका परिणति यह रही कि पूरे भारत में मुग़ल साम्राज्य के छोटे छोटे टुकड़े हुए और ये छोटे छोटे टुकड़े बाद में स्वतंत्र राज्य में तब्दील हो गए। और जो मुग़लों ने एक समृद्ध साम्राज्य स्थापित किया था वो क्षीण होने लगा था। और क्षत्रिय राज्य व्यवस्थाओं की स्थापना होने के कारण और ब्रिटिश शक्ति के उदय होने के कारण 18वीं शताब्दी भारतीय इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। मुग़लों की जो रिप्लेसमेंट मराठाओं ने किया था, वो मराठा जो मुग़लों की बर्बादी का एक बहुत बड़ा कारण थे, जो एक अखिल भारतीय शक्ति के रूप में उदित हुए थे, दुर्भाग्य से वे आंतरिक परिस्थितियों, बाहरी चुनौतियों और उनकी कमजोरियों के कारण उभरती हुई ब्रिटिश शक्ति को रोक नहीं पाए और उनके सामने टिक भी नहीं पाए। परिणाम ये रहा कि ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे पूरे ब्रिटिश भारत में अपना पांव फैला लिया। 18वीं शताब्दी में भारत की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप में जो प्रकृति जैसी होनी चाहिए थी वैसी नहीं हो पाई। इसके पीछे जो मूल कारण जाता है वो ब्रिटिश राजस्व मांग का अधिक होना, अधिकारियों के अत्याचार, कुलीनों की लालसा और लालच, जमींदारों की अनियंत्रित लगान वसूली एवं निरंतर युद्ध एवं मतभेदों के कारण आम जनता का शोषण हुआ। और शोषण भी इस कदर हुआ कि आमजन स्थानीय जमींदारों से बचने की गुहार लगाने लगे। उनकी कोई सुनने वाला नहीं था। शोषण पराकाष्ठा पर था। जैसा मन करता था वैसा जागीरदार जमींदार उनसे धन वसूलता था। और परिणाम ये रहा कि स्थानीय अत्याचारों के विरुद्ध लोगों को ये लगने लगा कि अब तो कोई राहत देने वाला आ जाए। यही बहुत बड़ा कारण रहा कि ब्रिटिशर्स भारत में सफल रहे, क्योंकि स्थानीय विरोध उनका हुआ ही नहीं। उनका तो शोषण हो रहा था, तो वो शोषण चाहे अंग्रेज करे, चाहे स्थानीय जमींदार करे, चाहे राजा करे, उनको तो पैसा देना था। इसलिए आप देखेंगे कि सत्ता परिवर्तन हुआ उसमें आम जनता का कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ, क्योंकि आम जनता का सीधा जुड़ाव कभी रहा ही नहीं। उनका जो जिस तरह से 18वीं शताब्दी में शोषण हुआ उसका परिणाम ये रहा कि उनके कोई फ़र्क नहीं पड़ा यदि ब्रिटिशर्स भारत के उसमें आ गए।
और जो भारत की आर्थिक व्यवस्था थी वो पूर्णतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, यानी कि ग्रामों पर आधारित थी। जो समुदाय थे वो पूर्णतः आत्मनिर्भर एवं स्वयं शासित थे, यानी कि वो कभी भी किसी भी व्यवस्था के लिए किसी अन्य पर निर्भर नहीं थे। वो स्वयं अपने आप में आत्मनिर्भर थे, चाहे वो वहाँ के व्यक्ति की कोई सी मांग हो, चाहे कपड़े की हो, चाहे गहने की हो, चाहे बर्तन की हो, चाहे अन्य कोई भी ज़रूरत की सामान हो, वो स्थानीय स्तर पर ही निर्मित होती थी। और ब्रिटिश कालीन 18वीं शताब्दी में दस्तकारी का विकास उच्च स्तर पर था और विश्व व्यापार में उसका एक उत्कृष्ट स्थान था, यानी कि विश्वव्यापी बाजार का भारतीय व्यापार पर एक नज़र थी। विशेष रूप से जो सूती वस्त्र ढाका, अहमदाबाद और मछलीपट्टनम में निर्मित होते थे वो पूरे विश्व में बढ़ते थे। इसके अलावा सिल्क के प्रसिद्ध केंद्र मुर्शिदाबाद, आगरा, लाहौर और गुजरात थे। तो ऊनी कपड़े का निर्माण कश्मीर, लाहौर एवं आगरा में होता था। इसके अलावा स्वर्ण एवं चांदी के आभूषण, धातु कार्य, धातु से के बर्तन, हथियार इत्यादि का निर्माण भी भारत में होता था। विदेशी एवं घरेलू व्यापारियों के गठजोड़ की परिणति यह रही कि यहाँ पर बैंकिंग व्यवस्था का विकास भी होने लगा। हालांकि वर्तमान कालीन जो बैंकिंग व्यवस्था है इसका आधार तो अंग्रेजों के आने के बाद ही हुआ, लेकिन उससे पूर्व भी यदि धन की जरूरत होती थी तो स्थानीय स्तर पर गठजोड़ से लोगों ने संगठन बनाकर एक बैंक बनाया था, जहाँ वो एक दूसरे की वित्तीय जरूरत की आपूर्ति करते थे। जो जगत सेठ, नगर सेठ जो उत्तर भारत में प्रसिद्ध नाम हैं, ये 18वीं शताब्दी की मेहरबानी है। और दक्षिण भारत में जो चिट्टी जो कहलाते थे, जो यानी कि सेठ होता था, नगर सेठ की तरह होता था, जो फाइनेंस देता था स्थानीय लोगों को मांगने पर, वो भी तत्कालीन अर्थव्यवस्था का परिणाम है। आज बस इतना ही। थैंक यू।